144, 145 एंड 146 एंड 147 पर जन सुनवाई कर रहे हैं, जिस पर मैं अपने सजेशन और ऑब्जेक्शन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं हर बार एक बात कहता हूं, जब से टोरेंट आया, तीसरी जन सुनवाई होगी, और मैं 2 बार बोल चुका हूं, आज भी बोलना चाहता हूं, ये हॉल में जो बिजली की सप्लाई है वो फिर से जनरेटर से। मतलब ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट पावर आज 3 साल हो गए, मगर अपनी जन सुनवाई तक में वो लाइट की बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता। वो क्या हमारे प्रदेश के लोगों के बिजली की आपूर्ति संभालेगा? ये है हमारी टोरेंट पावर के देने के बाद की स्थिति, यहां से ही पता चलती है। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, इस बार मैं कमीशन से भी बड़ा दुखी और पीड़ित हुआ हूं। मैं लगभग 20 साल से हर एक जन सुनवाई में आया हूं। कोरोना के काल में भी जब भी जन सुनवाई हुई, मैंने कमीशन की जन सुनवाई में पार्ट किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही एक मौका होता है जब हमें हमारे जितनी भी शिकायतें हैं और जितनी भी मनमानियां है विभाग की, उसकी बात हम इस मंच पर कर सके। ये मैं पहली बार देख रहा हूं मेरे लाइफ में कि जन सुनवाई कराने के लिए भी हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैंने मेरी जिंदगी के कैरियर में कभी नहीं देखा कि मार्च से पहले कभी जन सुनवाई नहीं हुई। इस बार लेटर लिखना पड़ रहा है कि हमें सुनिए। यहां लाइट की इतनी सारी दिक्कत है, हमारा पूरा प्रदेश आहत है, हर रोज लाइट चली जाती है, इंडस्ट्री परेशान है, यहां से इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, और वैसे भी समस्याओं में या टैरिफ के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़े कि हमारी जाइए, मीटिंग कीजिए और हमें सुनिए। बड़ा दुखद है। और अभी तो मुझे लास्ट 2-4 साल से मैं देख रहा हूं, कमीशन से मुझे विश्वास जैसा उठ गया है। पहले वक्त था जब कमीशन हमारे हक और अधिकार की बात सुनता था, और हमारे कंज्यूमरों के पास एक ही मौका होता है, कंज्यूमर किससे विश्वास करे, किस पे आशा रखे? तो कंज्यूमर सिर्फ कमीशन पर आशा रखता है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो समस्या है, वो कमीशन में हम रखेंगे और कमीशन हमारी बात को सुनेगा। और पहले सुना जाता था और उस समस्याओं का समाधान कमीशन करता था। मैंने जब बात की, मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सवाल सुना कि जवाब मुझे मिला, सर ये ऑनलाइन क्यों हो रहा है, फिजिकल ऑफलाइन क्यों नहीं हो रहा? तो कहा गया मुझे कि हमें बहुत सारी दौड़ना पड़ रहा है, तो हम ये जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। साल में क्या 12 महीने थोड़ी जन सुनवाई होती है? साल में एक ही बार तो जन सुनवाई होती है, और वैसे में भी हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम कहां बात करेंगे? ऑनलाइन करें सब बात। मैं उम्मीद करता हूं कि जेआरसी जो कमीशन है वो इस बार हमारी बातों को सुनेगा। हम काफी बारी बात मुद्दे में रखते हैं, मैंने नोट किया 2-3 साल से, वो हमारी जो बातें होती है उसमें से ज्यादातर अहम बातों को ये जेआरसी कमीशन में नोटिंग ही नहीं हो रही है, इसमें हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। उम्मीद करता हूं कि इस बार जो भी जन सुनवाई होगी उसकी बातों को गौर से सुना जाएगा और हम बातों पर, सारे मुद्दों को उसमें नोटिंग में लिया जाएगा। अभी भी प्रेजेंटेशन हुआ, भाई साहब कह रहे थे कि
बंद થઈ ગઈ। हम तो मांग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि हमने देखा है डीएनएच डीडीपीसीएल ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में 8 करोड़ 28 लाख टोरेंट पावर डीडीपीसीएल 8 करोड़ 28 लाख का खर्चा किया है। किसमें? सेलिब्रेशन एक्टिविटीज, सेलिब्रेशन करने के लिए 8 करोड़ 28 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिए। आप कंज्यूमर के पैसे से सेलिब्रेशन करेंगे? मैंने जब पूछा, मुझे किसी अधिकारी ने बताया कि जो दमन में या दीव में दादरा नगर हवेली में कार्यक्रम 19 दिसंबर 26 जनवरी होती है तो लाइट का श्रृंगार किया जाता है, और वो लाइट का श्रृंगार ये पैसे से किया गया। तो कंज्यूमर से लूटा जाएगा ये पैसे, और कंज्यूमर के पैसे से एक्सपेंसेस होंगे। मैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड डीडीपीएसएल द्वारा दिए गए पत्र देखी, उसमें मैंने ये बात देखी, आश्चर्य में होता हूँ। एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एक साल में सेलिब्रेशन का खर्चा 8 करोड़ करे, अधिक कर सकती है क्या? 8 करोड़ से अधिक कर सकती है? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस प्रावधान के तहत एक सरकारी कंपनी को उत्सव के मद में खर्च करने की अनुमति दी है, और वह भी 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसके अलावा मैं हर एक गतिविधि के बारे में जानना चाहूंगा जिसके तहत वित्त वर्ष 24-25 में उत्सव के खर्चों के लिए ये पैसा खर्च किया गया है, उसकी पूरी सूची प्रदान करें, पूरे खर्च के विवरण के साथ। अब मैं कमीशन से ये भी पूछना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 21-22 में टोरेंट पावर में 28.62 करोड़ के फायदे को नुकसान दिखाकर हमसे जो 87.92 करोड़ से रुपया से ज्यादा का लूट किया था, वो वापस कंज्यूमर को लौटाए गए या नहीं। और इस पिटीशन में भी इस पैसे का कोई जिक्र नहीं है। इस पर कमीशन जवाब मांगे कि क्यों ये पैसे कंज्यूमर को लौटाए जाएंगे, और लौटाए गए तो कैसे लौटाए गए, उसका पूरा विवरण हमें दिया जाए। वित्त वर्ष 23-24 के लिए एआर में 6083.66 करोड़ रुपए, जबकि उसी वर्ष के दौरान जुटाया गया एक्चुअल रेवेन्यू 5709.62 करोड़ रुपए था, जो 374.03 करोड़ रुपए का अंतर जैसा था। ऐसा क्यों है? अंतर वर्षों से बढ़ रहा है। ये अंतर वित्त वर्ष 22-23 में 116.54 करोड़ था, आज 350 करोड़। वित्त वर्ष 29-30 तक बहुवर्षीय अनुमानों में ये कमी अधिकांश वर्षों में जारी रहने का अनुमान है, जिसमें वित्त वर्ष 26-27 में 104.36 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2027-28 में 114.81 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 28-29 में 291.50 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 29-30 में 385.46 करोड़ रुपए। क्या बढ़ता जाएगा? इसके अलावा यह भी ध्यान रखना उचित है, व्यवसाय योजनाओं में अंतर्गत 5 वर्षीय वित्त वर्ष 25-26 से वित्त वर्ष 29-30 के लिए वितरण घाटा 2.99 आंका गया है। मैं इस दृष्टिकोण से पीछे का कारण जानना चाहता हूं, जिसके तहत अगले 5 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक के लिए घाटे का एक ही मूल्य अनुमानित किया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस वर्ष 2023-24 में 1.76 है। तो आप कैसे अगले 5 साल तक 2.99 का अंदाजा लगा रहे हैं, वह भी एक समान डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 1.76 से घटाने की बदले आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपने 5 साल तक पकड़ लिया 2.99, जबकि लॉस तो 1.76 है। आपको उसको घटाने की रणनीति बनानी चाहिए, और आप बोल रहे हैं 2.99 हर साल 3% के आसपास का पावर लॉस होगा। ये क्या चल रहा है? मतलब एक मेथड बना दो, ये टाइप करके रख लो। हाँ, लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा आवेश में आ रहा है, मगर बात ही ऐसी खून खोल रहा है मेरा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये केवल और केवल लूट है। नुकसान किस बात का? नुकसान के कारण भी तो होने चाहिए। बिजली के दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है, ट्रांसमिशन
वो 1.76 है। विद एफपीपीसीए चार्जेस, ब्रिज चार्जेस, रेगुलेटरी चार्जेस जैसे तमाम चार्जेस हमसे वसूले जाते हैं। साथ हमारे दमन दीव में तो बिजली उत्पादित होती है, फिर भी नुकसान। और मजे की बात क्या, हर साल गाड़ा, फायदे को भी बताओ गाड़ा। ये गंभीर चिंता का विषय है जिस पर कमीशन ने क्या कार्यवाही की है। केवल टैरिफ और विविध सरचार्जेस लगाकर कंज्यूमर को लूटने देने का कोई समस्या का समाधान है क्या? इस घाटे से बचाने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है क्या? क्या वितरण लाइसेंस धारी के पास अगले 5 वर्षों में इन घाटे को कम करने की कोई योजना नहीं है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? साथ ही मैं चाहूंगा डीएनएस डीडीपीडीसीएल से पिछले 5 वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक टीसीएमसी घाटे के बारे में जानकारी साझा करें। एटीएमसी घाटे के बारे में जानकारी साझा करें। बिजनेस प्लान में अगले 5 वित्तीय वर्ष के लिए एटीएमसी घाटे का अनुमान 3.96 लगाया गया है। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि घाटे अगले 5 वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान स्तर पर अनुमानित किए गए हैं। मैं डीएनएस डीडीपीडीसीएल से यह भी जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा रैंपेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है। यदि हाँ तो यूटी ऑफ डीएनएस एंड डीडी में डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में के उन्नयन के लिए अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानना चाहूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पेज नंबर 21। इसी तरह 23-24 के लिए एपीआर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्वीकृत राशि और उसी वर्ष वास्तविक आंकड़ों में अंतर। 23-24 एपीआर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्वीकृत राशि 220.42 करोड़ रुपए थी, जबकि इसी वर्ष के लिए वास्तविक कैपिटल एक्सपेंडिचर 248.20 करोड़ रुपया किया है। मतलब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर लिया है। बहुत 220 करोड़ के आसपास स्वीकृत किया गया और उससे ज्यादा 28 करोड़ रुपया लोगों ने खर्चा कर दिया। मैं जानना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किए गए 28 करोड़ रुपए में अतिरिक्त कैपिटल का उपयोग कैपिटल एसेट के लिए निर्माण के लिए किया गया था। यदि हाँ तो मुझे इन कारणों में जानना चाहूंगा इनके कारण कैपिटल एसेट के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय क्या किया। साथ ही वित्त वर्ष 23-24 में यूटी में बनाई गई अतिरिक्त कैपिटल एसेट की सूची बताइए। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए अपूर्ण लोन एडिशनल 127.86 करोड़ रुपए थी, जबकि इसी वर्ष जुड़े गए ऋणों की वास्तविक मूल्य 134.15 करोड़ रुपए था, जो 6.39 करोड़ रुपए का अंतर दर्शाता है। मतलब 6.39 करोड़ रुपए धारा आ गई। मैं उन कारणों में जानना चाहूंगा जिनके कारण वित्त वर्ष 23-24 दौरान लोन के रूप में 6.39 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि जोड़ी गई। क्या ऐसा हुआ कि लोन के लिए स्वीकृत अनुमानित व्यय इस वर्ष के दौरान पर्याप्त साबित नहीं हुए? डीएनएस डीडीपीडीसीएल ने लोन किसी नए उद्देश्य के लिए या नई संपत्ति बनाने के लिए थे? यदि हाँ तो उसका विवरण साझा करें। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि करदाताओं के पैसे पर डीएनएस डीडीपीडीसीएल द्वारा इतने सारे कंसल्टेंट क्यों रखे गए? मैं जानना चाहूंगा कि डीएनएस डीडीपीडीसीएल के सलाहकारों की संख्या, दिए जाने वाले वेतन, घर, कार और अन्य भत्ते की सूची प्रदान की जाए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या डीएनएस डीडीपीडीसीएल को अपने काम के लिए सलाहकार रखने की अनुमति है? यदि हाँ तो मैं उन विशिष्ट अधिनियमों को, एक्ट और रूल्स को जानना चाहूंगा जिनके तहत सलाहकार रखे जा सकते हैं। चूंकि इनके खर्च अतिरिक्त प्रकृति के हैं, इसलिए मेरी लागत अंतर उपभोक्ताओं के सिर पर डाली जाती है। मैं मांग करता हूं कि अन्य राज्यों से आए इन सलाहकारों को जल्द से जल्द हटाया जाए और जो भी कंसल्टेंट रखे गए हैं उनकी तुरंत से तुरंत छुट्टी की जाए। एक तरफ अरे आदमी बस सुनने ही नहीं जाते, ऐसा तो क्या है भाई? 60 साल हो गए, इतना साल आपने काम कर लिया, रिटायर हो जाओ, आराम करो, और मजे की बात साइन कर रहा है। आप कौन सा लॉजिक है ये? यहां लोन ली जा रही, वो
सालों साल हर साल, और हमारे वो लोन के पैसे हमसे ब्याज वसूला जाता है और हमारे पैसे से कंसल्टेंट मजे मार रहे हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला, कुत्तों के लिए गाड़ी घुमानी जा रही। वाह! माननीय महोदय जी, कोई मुझे बताएगा खर्चों पर कंट्रोल कैसे करेंगे? जो काम 2-3 साल पहले लगभग 35 करोड़ जितने खर्चे में पूरा दमन दीव का विद्युत विभाग स्वस्थ और सुचारू रूप से चलता था, बिजली जाती नहीं थी और लाइट वापस आ जाती थी, पावर कट की भी कभी कभार हुआ करते थे, शिकायत करने के साथ 108 से भी जल्दी शिकायत दूर करने के लिए वायरमैन पहुंच जाते थे। आज की स्थिति में आप फोन करो, अहमदाबाद लगे, वो 50 सवाल करे, उससे पहले हमारा प्राइवेट वाला आदमी आके घर पे लाइट बना के जाता है, और वो भी पैसे मांगे जाने वाले हैं। क्या केवल 35 करोड़, जिसमें पहले का खर्चा 35 करोड़ के आसपास था, जिसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साथ था। आज केवल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 150 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 5 गुना सर्विस करने के बाद 150 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करने के बाद सर्विस क्या है सर्विस? और बहती गंगा थी तो ट्रांसमिशन वालों ने भी हाथ धो गंगा में नहा लिया, उन लोगों ने भी 35 करोड़ अपना खर्चा कर लिया। अब दोनों का खर्चा केवल 35 करोड़ में होता था, वो लगभग 200 करोड़ का हो गया, और सर्विस के नाम पर 200 करोड़ का खर्चा करो, और सर्विस के नाम पर राम तेरी गंगा में। मोदी जी, ये देखिए, लूट बाहर तहासा लूट। अब 35 करोड़ का खर्चा बढ़ाकर 200 करोड़ होने के बावजूद हमें क्यों नहीं मिल पा रही सर्विस? उसका नमूना देखिए। फॉर्म नंबर F18B पेज नंबर 160 का टेबल देखिए, जिसमें 6 पोस्टें हैं, एक GM एंड अबव, दूसरी मैनेजर एंड SGM, तीसरी AM एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेनिंग, चौथा स्टाफ रेगुलर, पांचवा स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल और 6 स्टाफ NM। वित्त वर्ष 23-24 में AM एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेनिंग 137 है, और स्टाफ NMR कितने हैं? 249। जो वित्त वर्ष 26-27 में AM एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे 252, और NMR कितने हो जाएंगे? 233। मीन्स एग्जीक्यूटिव बढ़ जाएंगे और NMR घट जाएंगे। और आप देखिए 29-30 में हाल क्या होने वाला। 29-30 में AM एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे 338, NMR हो जाएंगे 231। मतलब LMR से डबल कितनी संख्या एग्जीक्यूटिव की हो जाएगी। अब वो एग्जीक्यूटिव जाके लाइन मैन बनेंगे, वो वायर डालेंगे, वो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, वो फ्यूज डालेंगे। जो NMR 15-20 हजार 25 हजार में काम करता है, उसकी जगह लाखों रुपए वाले एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। शाबाश। और एग्जीक्यूटिव के लिए फिर गाड़ी, घर, नौकर, चाकर, वेरी गुड। और मजे की बात आगे देखिए, 29-30 में 5 GM होंगे, 5 GM, 39 मैनेजर होंगे, 39, और AM एग्जीक्यूटिव 338 होंगे। मतलब हर काम में 5-5, 10-10, 5 GM, 39 मैनेजर, मतलब 382 अधिकारी होंगे, और स्टाफ होगा 231। NMR होगा 200।
अब 382 अधिकारियों के लाखों का पगार, गाड़ी, बंगले, नौकर, चाकर और अलाउंसेस जैसे खर्चे, उसमें वापस कंसल्टेंट मस्त। अब जो है वो 25 करोड़ का खर्चा 200 करोड़ नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? हाँ, पर क्या करें, अब हमने मुनाफे में चल रहे विद्युत विभाग को बेचा है तो करने तो मौज गरीब, पर यह मौज गरीब लाचार बेबस लोगों के खून चूसकर की जाएगी तो ऐसा होगा तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। और चुप बैठेंगे भी क्यों महोदय जी? आज देखिए इनके कारनामे। वित्त वर्ष 23-24 में स्टाफ रेगुलर जो है वो 151 है। कितने हैं? 151। देखिए आपका ही डेटा है, खोल के देखिए। जो 29-30 में 120 हो जाएंगे, 23-24 में 151 रेगुलर है, वो 30 में 5 साल के बाद 120 हो जाएंगे। मतलब किसी को फिक्स नहीं करेंगे। और देखिए 23-24 में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग 245 होंगे, 29-30 में 210 हो जाएंगे। मतलब 210 लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराएंगे, उनका खून चूसेंगे, मगर उनको नियमित नहीं करेंगे। शाबाश, होता ही गरीब है लुटने के लिए, खून चूसने के लिए, मगर वैकेंट पोस्ट होगी तो भी हम उनको फिक्स नहीं करेंगे। एक तरफ गरीबों का खून चूसा जाएगा और दूसरी तरफ 382 जितने अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। और सभा याचिका संख्या 145 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पावर परचेस कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 पेज नंबर 18। याचिका संख्या 145 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए बिजली खरीद लागत अनुमान पावर कॉस्ट परचेस और वित्त वर्ष 23-24 के लिए बिजली खरीद लागत में उल्लेखनीय अंतर है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा में स्वीकृत कुल बिजली 8 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्त वर्ष 23-24 के लिए वास्तविक लागत 5,821.01 करोड़ रुपए की, यानी 82 करोड़ रुपया का अंतर, 82 करोड़ का डिफरेंस। यह आश्चर्यजनक है कि वार्षिक निष्पादन समीक्षा में अनुमान लगाते समय डीएनए डीडीपीडीसीएल द्वारा की गई बिजली खरीद का अनुमान इतना बड़ा अंतर देखा जा रहा है। और उन कारणों का जानना चाहूंगा जिन कारणों से डीएनए डीडीपीडीसीएल द्वारा पिछले वर्ष खरीदी गई बिजली की लागत में इतना अंतर देखा गया है। हमें चाहिए होगा कि ये क्यों हो रहा है। पावर परचेस कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 पेज नंबर 36, वित्तीय वर्ष 24-25 में एआरआर में स्वीकृत कुल बिजली खरीद लागत पावर परचेस कॉस्ट 5,594.93 करोड़ रुपए थी। उसी वर्ष के दौरान किए गए व्यय का संशोधित अनुमान रिवाइज्ड एस्टीमेट 5,937.85 करोड़ रुपए था, जो लगभग 343 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। मैं जानना चाहूंगा किन कारणों से बिजली खरीद लागत के अनुमान 343 करोड़ रुपए का संशोधन रिवीजन किया गया। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वित्त वर्ष 24-25 के दौरान अतिरिक्त बिजली लेनी पड़ी? क्या इसकी वजह मांग में अप्रत्याशित वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या में अनुमान से ज्यादा वृद्धि या बिजली खरीद शुल्क में वृद्धि थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर पेज नंबर 37, वित्त वर्ष 24-25 के लिए एआरआर तक स्वीकृत अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर 400.22 करोड़ रुपए था। उसी वर्ष के दौरान किए गए व्यय के रिवाइज्ड एस्टीमेट 193.48 करोड़ रुपए था, जो लगभग 207 करोड़ रुपए की संभावित कमी दर्शाता। विशेष रूप से एसटी नेटवर्क के लिए 178.91 करोड़ रुपए अप्रूव कराए थे, जिसमें से केवल 116.48 करोड़ रुपए जितनी आपने अनुमान खर्च की। मतलब अंदाजित 62 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसमें से कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह मीटर प्रबंधन के लिए स्वीकृत किए गए व्यय 48.35 करोड़ रुपए था, जिसके मुकाबले केवल 5.36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह पावर सप्लाई सेंटर और कॉल सेंटर के लिए 96.18 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया था, लेकिन केवल 1.5 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। संशोधित अनुमान के अनुसार 0.50 करोड़
50 करोड़ रुपए किए गए। तो इसका मतलब है 95 करोड़ रुपए कहाँ गए? जब आपके पास पैसे की जरूरत नहीं थी तो अतिरिक्त पैसे मंजूर क्यों करवाए जा रहे हैं और वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? और यदि अतिरिक्त पैसे आपके पास थे तो क्यों लोन ली गई और वो लोन के ब्याज के पैसे कंज्यूमर से क्यों लुटे जा रहे हैं? और एक तरफ आप लोगों ने हमसे डिपॉजिट लेकर रखे हैं पैसे, वो पैसे का उपयोग क्या है, उसका ब्याज वगैरह क्या है? एक तरफ आपके पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं तो लोन लेकर हम पर क्यों हमें लूटा जा रहा है, क्यों उधार कर दी किया जा रहा है? उसका जवाब कौन देगा? विभिन्न कैटेगरियों में कंज्यूमरों की मांग के अनुसार योजना बनानी चाहिए थी जो उन्होंने बनाई ही नहीं है और बिना प्लानिंग बिना रिसर्च के केवल CAGR के आधार पर पूरा 5 साल का अनुमान लगा दिया है। DNS DDPDCL के वित्त वर्ष 29-30 तक 5 साल की अवधि में लोड अनुमान लगाने में इसी तरह का तरीका अपनाया है। अगले 5 वर्षों में पिछले वर्ष से वर्ष वित्तीय वर्ष के CAGR के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमानित लोड की गणना की गई है। व्यवसाय योजना UT ऑफ DNS एंड DD में वर्तमान में संचालित लो टेंशन हल्की उद्योगों की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई है। योजना में इस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों के में प्रत्येक वर्ष कितने हल्की उद्योग स्थापित किए गए। अनुमान लगाने के लिए एक पैटर्न की पहचान करने में मदद मिल सकती है। अगले 5 वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या का अनुमान भी CAGR दृष्टिकोण का उपयोग करके लगाया गया है। मैं DDPDCL से जानना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में सभी श्रेणियों में जैसे घरेलू, कुटीर ज्योति, वाणिज्य इत्यादि में उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? क्या पिछले 5 वित्तीय वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि का लगातार हुई है या किसी विशेष वर्ष में इसमें कोई विचलन हुआ? उसका मुझे जवाब चाहिए। रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, मैं वितरण राशिदारी से आग्रह करूंगा कि वह रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन RPO के तहत रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होने वाली कुल बिजली की मात्रा का विवरण निर्दिष्ट करे। वित्त वर्ष 24-25 के अंत में मौजूद RPO ऑब्लिगेशन के सटीक आंकड़े दे। मैं रिन्यूएबल ऊर्जा के सटीक स्रोत के बारे में भी विस्तार से जानना चाहूंगा जिनका उपयोग अक्षय ऊर्जा दायित्व में अंतर को भरने के लिए किया जाएगा। GIC ने खुद इस संबंध में नियम अधिसूचित किए हैं जिसके तहत वितरण राशनदारी के लिए रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन निर्धारित किया गया। यदि कोई वितरण राशनदारी अपने RPO के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है तो क्या उसे बिजली खरीद मिश्रण में बदलाव करने का दोषी नहीं मानना चाहिए? यदि हाँ तो यह केंद्र शासित प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अनुचित है जिन्हें उच्च टैरिफ का भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए मैं DNS DDPDCL से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का अनियंत्रित कारकों की सूची से बिजली खरीद मिश्रण को हटाने का आग्रह करता हूं। इंट्रास्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन कॉस्ट, मैं जानना चाहूंगा कि DNS DDPDCL के लिए याचिका में अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन घाटे का उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहूंगा घाटे का उल्लेख क्यों किया गया है। मैं जानना चाहूंगा DNS DDPDCL के लेके याचिका में ट्रांसमिशन लागत को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, जबकि वितरण राशनदारी की प्राथमिकता जिम्मेवारी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली का वितरण सुनिश्चित करना है। कैपिटलाइजेशन DDPDCL ने MYT नियंत्रण अवधि फाइनेंशियल ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर 29-30 के दौरान 1120.89 करोड़ रुपए पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन का प्रस्ताव दिया है जिसका वित्त पोषण 70-30 के ऋण इक्विटी डेट इक्विलिटी के अनुपात पर किया जाएगा। मैं DNS DDPDCL के ऋण के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानना चाहूंगा जिनका उपयोग वो MIT अवधि के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए करेगा। सभी श्रेणियों की सभी स्रोतों की विस्तृत सूची प्रदान करें जिनका उपयोग अतीत में किया गया और भविष्य में भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाली संभावना है। अनकंट्रोलेबल पैरामीटर्स, ड्राफ्ट बिजनेस प्लान में टैरिफ की नियंत्रित करने योग्य कंट्रोलेबल फैक्टर और अनियंत्रित कारकों अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में वर्गीकृत किया है। अनियंत्रित कारकों की सूची में बिजली खरीद मिश्रण एनर्जी मिक्स में परिवर्तन और
इन्फ्लेशन भी शामिल है। मैं वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली खरीद मिश्रण में परिवर्तन को अनियंत्रित कारक के रूप में शामिल करने का निर्णय से असहमत हूं, क्योंकि किसी भी प्रस्तावित अवधि के लिए बिजली खरीद परिश्रम व्यवसाय योजना के तहत पहले से निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हुए सरकार पूरे देश में समग्र बिजली मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी जानकारी में नहीं है कि किस स्रोत की कितनी बिजली आएगी? मतलब ये साफ है, आपने उसको अनकंट्रोलेबल फैक्टर में डाला है। इन्फ्लेशन, इसी तरह अनियंत्रित कारकों की सूची में इन्फ्लेशन शब्दों का भी उल्लेख बहुत स्पष्ट है और इसकी व्याख्या करना कठिन है। यह स्वाभाविक है कि यूपी में बिजली की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसे अस्पष्ट और अनियमित रूप तरीके से बिजली दरों में बढ़ोतरी का अवधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैं लाइसेंस धारक से आग्रह करूंगा कि वह अनियंत्रित कारकों की सूची में से इन्फ्लेशन शब्दों को भी हटाए। CSR मैं बताना चाहूंगा, याचिका में दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 और वित्तीय वर्ष 24-25 दोनों के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर खर्च किए गए धन के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। क्या हमें जानकारी के आधार पर मान लेना चाहिए कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष में DTCR में द्वारा CSR में कोई व्यय नहीं किया गया है? क्या गया है तो क्या किया है, कैसे किया गया है? यदि हाँ तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है, जिसमें कहा गया कि कुछ कंपनियां पिछले 3 वर्षों में अपना औसत शुद्ध लाभ 2.5 CSR गतिविधि के लिए अपडेट करना चाहिए। ST/EST कंज्यूमर्स दस्तावेज में कहा गया कि वित्त वर्ष 25-26 के लिए ST/EST ग्राहकों के लिए अनुमानित बिक्री 9,816.21 मिलियन यूनिट है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सभी श्रेणियों की बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है। मैं DNS GDP में अनुरोध करूंगा कि वे ST/EST बिजली उपभोक्ताओं का उनके आकर रेवेन्यू और भौगोलिक वितरण का आधार पर विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें। रेगुलेटरी सरचार्ज एप्लीकेबल एट 7.05 and 221 रिस्पेक्टिवली फॉर फाइनेंशियल 25-26 और 26-27। मैं केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 25-26 में प्रस्तावित रेगुलेटरी सरचार्ज से वितरण लाइसेंसधारी के वित्त वर्ष 25-26 में 431 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। मैं जानना चाहूंगा, जब पहले से ही कई अन्य शुल्क लगाए जा रहे हैं, इस तरह का सरचार्ज का उद्देश्य क्या है? क्या इंडस्ट्रीज को समाप्ति कर देना, इंडस्ट्री को यहाँ से पलायन नहीं करवा देना? आप इतने सारे सरचार्जेस, इतने सारे अतिरिक्त चार्जेस वसूल रहे हो और उस पेपर भी ये सरचार्जेस वापस लगा रहे हैं। ये सरचार्ज तुरंत से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, जिनकी वजह से इस सरचार्ज को लगाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा ये आश्चर्यजनक है, सरचार्ज सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा। वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए कारणों का अभाव में मैं आग्रह करना चाहूंगा सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव को छोड़ दिया जाए। सारे लोगों पे आप सरचार्ज लगाओ, इसका कोई बाइफिकेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं, लगा दो 14-16 आपके मन में आए। वैसे जब हम पूछे कि PPCA चार्जेस क्यों, सरचार्जेस क्यों, तो कहते हैं JRC ने कहा है, तो लिख के किसी ने दिया है, तो JRC इस बात ये भी बात क्लियर करे कि इनको सारे चार्जेस वगैरह की छूट दे रखी है क्या, कि जब चाहे तब मन में आया तब कोई भी चार्जेस हमने लागू कर दे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस इन इंस्टॉलेशन, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि याचिका में स्थापना में दोष के कारण आवश्यक कनेक्शन में फॉल्ट की चार्ज के लिए एडिशनल शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है। याचिका में कहा गया कि यदि फॉल्ट उसके वायरिंग में नहीं पाया जाता तो शुल्क उपभोक्ताओं से वापस कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात की, मतलब फॉल्ट उनकी वजह से नहीं हुआ तो वापस करें। तो मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि वितरण लाइसेंसधारी ने पहले ही निरीक्षण शुल्क लगा दिया है, क्योंकि सभी उपभोक्ता पहले से ही खपत की गई ऊर्जा के लिए बिजली शुल्क का भुगतान करते हैं। तो कनेक्शन में फॉल्ट की जांच के लिए निरीक्षण शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या है? और कौन निर्धारित करेगा कि जो दोष पाया गया वो उपभोक्ता के वायरिंग में है या नहीं? इस संदर्भ में मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा निरीक्षण शुल्क को प्रस्ताव से हटा दिया जाए। मतलब आप ही नक्की करोगे और आप ही ठोक दोगे। वेरी गुड। वायर बिजनेस के विरुद्ध भी एक राशि दर्शाई गई।
मैं चाहूंगा कि डीएनए डीडीपीडीसीएल इस बारे में विस्तार से बताए कि याचिका में उल्लेख में सदन पे वायर शब्द क्या है, का अर्थ क्या है। मैं चाहूंगा कि डीएनए डीडीपीडीसीएल इस बारे में विस्तृत विवरण दे कि पिछले वर्ष वायर व्यवसाय के लिए क्या विशेष गतिविधियां की गई, साथ ही अगले 5 वर्षों में क्या गतिविधियां की जाएगी। कोई जानकारी लगा दो। बैलेंस में प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए, गैप ही दिखना चाहिए। लाओ नया नया हेड ठोक डालो, किसी को पता क्या करे। बात तो मेरा काम ही है, नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे बिक गया है। याचिका में कहा गया है कि वित्त वर्ष 23-24 में 3.71 करोड़ बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ कर दिया गया। मैं याचिका में एक प्रस्ताव शामिल करने का प्रस्ताव करना चाहूंगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में माफ किए गए प्रत्येक बैड डेब्ट का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। 3.71 करोड़ डेब्ट बस लिख दो, हमने माफ कर दी। हमारा तो माफ करता नहीं। गरीब के बेचारा कोई लाइट बिल नहीं भरा तो उनका कनेक्शन कर क्या था, गरीब को माफ करो ना भाई, उसकी विस्तृत जानकारी दीजिए। एनर्जी भाई थोड़ा ही है, बढ़ा दिया एनर्जी अवेलेबिलिटी। ये कहा गया कि पावर एक्सचेंजों से ऊर्जा खरीद के लिए संशोधित अनुमान के रूप में 2202 करोड़ 24 करोड़ रुपए की राशि निर्दिष्ट की गई है। मैं जानना चाहूंगा क्या डीएनए डीडीपीडीसीएल ने उन सभी पावर एक्सचेंजों के साथ अलग अलग अनुबंध किए हैं जिनसे वह वर्तमान में बिक्री कर रहा है। यदि हाँ तो मैं चाहूंगा कि सभी अनुबंधों की कॉपियां याचिका संख्या 145 में शामिल की जाए। गैप इन रेवेन्यू फाइनेंशियल 24-25 वित्त वर्ष 24-25 के लिए वार्षिक आय का संशोधित अनुमान 6,139.69 करोड़ रुपये था। इस अवधि के दौरान संग्रहित रेवेन्यू 6,139.34 करोड़ रुपये था। 35 लाख का अंतर दर्शाता है। मैं ये प्रस्ताव करना चाहूंगा इन कारणों की एक सूची प्रदान की जाए जिनका कारण वित्त वर्ष 23-24 में एपीआर और रेवेन्यू के बीच में अंतर दिखा गया है। 11/33 के विभिन्न पुस्तकों में यह दिखा गया है कि संघ शासित प्रदेश में 11-33 विद्युत को सुदृढ़ एवं उन्नत करने के लिए प्रावधान किए गए। यह एक क्या सत्य है कि 66 केवी लाइनों का को 33 केवी लाइनों की तुलना में बेहतर माना गया है, क्योंकि कम नुकसान के साथ लंबी दूरी तक पर अधिक बिजली संचारित करने के लिए सक्षम है। इस संदर्भ में उन कारणों को जानना चाहूंगा जिन कारण पर डीएनए डीडीपीडीसीएल ने 11-33 केवी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इतने सारे कार्यों का प्रस्ताव दिया है और इसके माध्यम से क्या उन्हें शामिल किए जाने हैं। आपने 33 केवी से पावर लेने पर आप सब्सिडी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्या ये लालच नहीं है? क्योंकि ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज जो है उनके पास 66 केवी के संदर्भ का कार्य करने का अधिकार नहीं है। वो ऐसा करके सारे उपभोक्ताओं को 33 केवी उपभोक्ताओं को लाने जा रहे हैं। मतलब नया सबस्टेशन बनाकर ट्रांसमिशन का धंधा वो अपने हस्तक लेना चाहते हैं। इधर से नहीं मिलेगा तो हम नीचे से लेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। जब 66 केवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है और हमें कोई दिक्कत नहीं है तो नए खर्चे करने की क्या जरूरत है? जब हमारा विभाग नुकसान कर रहा है और ये नुकसान में चल रहा है, जब हम लोन लेके काम चला रहे हैं, तो फिर ऐसे गलत खर्चे फिजूल खर्चे कर कंज्यूमरों पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है? टैरिफ फॉर आइस फैक्ट्री, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारा जो दीव है वो आइस फैक्ट्री दीव में ज्यादा है क्योंकि वहां मच्छीमारी का धंधा ज्यादा है। आम उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरी करती है आइस फैक्ट्री, जिसमें कई लोग उसके उत्पादों का इस्तेमाल बुनियादी दैनिक उपयोग में सेवा के लिए करते हुए आइस फैक्ट्री फिशिंग व्यवसाय से जुड़ी हुई है। मच्छीमारी भी एक खेती ही मानी जाती है। हालांकि आइस फैक्ट्री पर लागू बिजली शुल्क उपयोग पर लागू शुल्कों पर आधारित लघु शुल्कों पर आधारित कार्यों की प्रकृति और आइस फैक्ट्री द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों के मद्देनजर मैं ये प्रस्ताव करना चाहूंगा कि बिजली शुल्क लगाने के उद्देश्य से आइस फैक्ट्री को कृषि इकाई की श्रेणी में शामिल किया जाए, उनको भी एग्रीकल्चर माना जाए और तदनुसार शुल्क संशोधित किए जाने चाहिए और आइस फैक्ट्री की बिजली के दाम खेती की श्रेणी के अनुसार किए जाने चाहिए।
इससे हाई फैक्ट्री पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी और तर्कसंगत शुल्क के लिए आधार होगा। पहले 200 इकाइयां मुफ्त होनी चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में कहना चाहता हूं कि वर्तमान में फैक्ट्री को 99 टीवी लाइन सेवा दी जा रही है जो सीमित वोल्टेज प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप फैक्ट्री में संचालन की दक्षता प्रभावित होती है जिसका सीधा असर अर्जित लाभ पड़ता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि मौजूदा 99 टीवी लाइन को 150 की लाइन से बदला उन्नत किया जाए। इस तरह से उन्नयन से फैक्ट्री को बिजली की आपूर्ति में दक्षता सुनिश्चित होगी और संचालन के प्रदर्शन में भी वृद्धि होगी। टैरिफ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यह प्रस्ताव करना चाहूंगा याचिका के तहत केंद्र शासित प्रदेश में लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी इसी तरह की टैरिफ रियायतें दी जानी चाहिए। जब हम उद्योग द्वारा अर्जित लाभ के बारे में बात करते हैं तो हम ये याद रखना चाहिए सभी शहरों के उद्योग समान मात्रा में लाभ नहीं कमाते। लघु उद्योगों के लिए लाभ मार्जिन अक्सर कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उन्हें उद्योग के स्तर पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उन पर अनुमानित बोझ बढ़ता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि लघु उद्योग के लिए टैरिफ की कृषि क्षेत्र की इकाइयों की श्रेणी में शामिल कर तर्कसंगत बनाया। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारा कोरोना के बाद इंडस्ट्रीज के हालात बहुत खराब है। इंडस्ट्रीज में लास्ट टाइम भी कह रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, इंडस्ट्रीज जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रही है। इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, इंडस्ट्रीज हैंग रही। इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में भी जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ा उस कंपटीशन में हमारी इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे में हमारे दमन में सिर्फ इंडस्ट्रीज को बिजली का ही सहारा है। आज दमन में अगर इंडस्ट्रीज टिकी हुई है, दादरा नगर हवेली में टिकी हुई है तो केवल इंडस्ट्रीज लाइट की वजह से टिकी है। यहाँ थोड़े रियायत थी जो 2-4 साल में तो समाप्त हो चुकी है। तो आपसे अनुरोध है कि इंडस्ट्रीज को इस बोझ से मुक्त किया जाए और इंडस्ट्रीज को जितनी लाभ दी जाए उतनी दी जाए, क्योंकि ये दमन और दादरा नगर हवेली का डेवलपमेंट है और केवल ये इंडस्ट्रीज की प्रेरित है। आज इंडस्ट्रीज है तो हमारा प्रदेश का अस्तित्व है, तो इंडस्ट्रीज को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोसी राज्यों में इंडस्ट्रीज को वहां खींचने के लिए और बहुत से प्रोत्साहन मिल रहे हैं। तो हमारे पास एकमात्र चीज है कि हम उनको इलेक्ट्रिक का राहत देकर इंडस्ट्री को यहाँ बचाएं। जैसा कि याचिका में देखा जा सकता है, डीएलएफ पीडीसीएल डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक लो टेंशन हाई टेंशन उद्योग से विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी को आगे उप श्रेणी में वर्जित किया है। नॉन डोमेस्टिक खंड के लिए याचिका उपभोक्ता को 5 श्रेणी में विभाजित किया है: NDS 1, NDS 2, NDS 3, NDS 4 and NDS 5। पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 0 से 100 यूनिट के लिए 3.65 रुपये किलोवाट पर आवर और 101 यूनिट और उससे अधिक के लिए 4.75 रुपये kVA/PS निर्धारित किए गए। हालांकि वर्तमान याचिका में NDS 3rd श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 61.90 रुपये kVA/H निर्धारित किया गया। NDS 3 श्रेणी में 85 किलोवाट 100 kVA तक की स्वीकृत वाले होर्डिंग साइन बोर्ड भी शामिल है। पिछले वर्ष होर्डिंग के साइन बोर्ड पूरी तरह से एक अलग श्रेणी में थे और लागू ऊर्जा शुल्क 7 रुपये kVA था। मुझे समझ में नहीं आता होर्डिंग और साइन बोर्ड के गैर घरेलू श्रेणी में क्यों रखा गया है और ऊर्जा शुल्क 7 रुपये से बढ़कर 7 रुपये 90 पैसे किलोवाट और kVA/H क्यों किया गया है। मैं डीएलएफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं। प्रस्ताव करता हूं कि होर्डिंग्स और साइन बोर्ड को इस अलग श्रेणी के रूप में देखा जाए। लो ट्रांसमिशन इंडस्ट्रीज अप टू 20PS पिछले वर्ष वित्त वर्ष 24-25 के लिए स्वीकृत शुल्कों में एलटी औद्योगिक श्रेणी को उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क 33 रुपये एसपी मार्क। वित्त वर्ष 25-26 के लिए वर्तमान याचिका में इन शुल्कों को वित्त वर्ष 25-26 के लिए 40 रुपये एसपी माह, वित्त वर्ष 26-27 के लिए 45 रुपये एसपी माह में बढ़ाने का प्रस्ताव। मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि एलटी औद्योगिक श्रेणी के निर्धारित शुल्क वित्त वर्ष 25-26 के लिए 30 रुपये एसपी माह बरकरार रखा जाए, क्योंकि हमारे आजू बाजू में भी वाले कम है तो इंडस्ट्रीज को और राहत देते हुए 30 रुपये किया जाना चाहिए। लो टेंशन इंडस्ट्रीज बियॉन्ड 20 एसपी पिछले वर्ष वित्त वर्ष 24-25 के लिए स्वीकृत शुल्क है 20 एसपी के ऊपर एलटी उद्योग श्रेणी उपभोक्ताओं के निर्धारित शुल्क फिक्स चार्जेस रुपये 90 एसपी माह। वित्त वर्ष 25-26 के लिए वर्तमान याचिका में इन शुल्कों की वित्त 25-26 के लिए 105 एसपी माह और वित्त वर्ष 25-27 के लिए 120 एसपी माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
बहुत ज्यादा। मैं इटली में संचालित कई उद्योगों की बुद्धि बहुत अधिक है। मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा इस 20 एसपी के ऊपर एलटी उद्योग श्रेणी में निर्धारित शुल्कों में भारी वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए और इन दरों को कम किया जाए। ये कहा गया है कि क्यूडी औद्योगिक उपभोक्ताओं की रियायत दरों दी जाए यदि वे सारे ऊर्जा घंटों के दौरान बिजली का उपयोग करते हैं, यानी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक के बीच। इस कदम से निश्चित रूप से अधिक उद्योग अपने संचालन को सौर ऊर्जा घंटों में स्थापित कर देंगे। मैं पूछना चाहूंगा, यदि अधिकांश उद्योग अपने संचालन और ऊर्जा घंटों में स्थापित करते हैं तो इससे ओवरलोड की स्थिति पैदा नहीं हो, इससे बिजली ग्रिड का नुकसान नहीं हो। और इसमें ये पूछना चाहता हूं, ये लॉजिक क्या है? एक तरफ सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात है, सरकार विविध योजनाएं ला रही। सौर ऊर्जा अगर 8 से 4 बजे तक आप सस्ता बिजली दोगे तो सौर ऊर्जा पे कौन ध्यान देगा और वो क्यों सौर ऊर्जा लगाएगा? और आप सोचिए, जो रात को इंडस्ट्री चलती थी वो भी सब लग गए सुबह, तो ओवरलोड हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? उसके लिए आपके पास कोई नीति है? आपके पास कोई प्लान है? इसमें तो कुछ नहीं है। आपने कुछ डिटेल दिए कि नहीं? आपको मन में आए, रात को सपने में देखा और सुबह आपने नींद बना, तो ये जो है उस पर इंडस्ट्रीज वाले और के लोग, टेक्निकल लोग से बात की जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे बड़ा फायदा और नुकसान जो भी है वो इंडस्ट्रीज को हो। तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, इंडस्ट्रीज को बचाना बहुत जरूरी है। तो उनके साथ विस्तृत में चर्चा की जाए और चर्चा विचारणा करके बाद ही ये निर्णय थोपा ना जाए, उनसे चर्चा करके ही लाभ किया। आर्टिकल में कहा गया कि वित्त वर्ष 25-26 के लिए, वित्त वर्ष 29-30 के लिए MIT नियंत्रण अवधि के दौरान 1205.91 करोड़ रुपए की राशि मल्टीप्लाइड कैपिटलाइजेशन करने का प्रस्ताव है। हालांकि आर्टिकल में पूंजीकरण गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया। इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि अगले 5 वर्षों में किस तरह की संपत्तियों का पूंजीकरण किया जाएगा। मैं DNHPDCL में आग्रह करना चाहूंगा कि वह अगले 5 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों की परिस्थिति एसेट के बारे में जानकारी प्रदान करे, जिसमें विभाजन भी शामिल है। मैं भी जानना चाहूंगा कि DNHPDCL ने यूटी के अनुमानित आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, बिजली घनत्व की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियां एसेट के एकीकरण के पीछे की कोई रणनीति तैयार की है। यदि हाँ, तो मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा इस रणनीति के एक प्रति याचिका में जोड़ी जाए। कंप्लायंस ऑफ डायरेक्टिव्स याचिका में कहा गया कि DNHPDCL में अभी तक कई मुद्दे पर GRC के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। ट्रांसमिशन लाइसेंसदारी ने अभी तक GRC द्वारा 11/6/2024 के टैरिफ ऑर्डर में की गई टिप्पणियों के संबंध में सटीक जानकारी नहीं है। मतलब हमें तो बेवकूफ बनाते ही बनाते, मत GRC को भी ये चुना लगा। मतलब हम लोग यहाँ कितना भी चिल्ला ले, GRC कितना भी लिख ले, करेंगे ये लोग वही जो उनको मन में, इसका मतलब यही होता है। तो GRC कमीशन को सख्त होना चाहिए और इनका लाइसेंस तुरंत रद्द करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर। कैपिटल एक्सपेंडिचर GRC ने 2024 में अपने आदेश में उल्लेख किया कि DNHPDCL ने प्रत्येक क्वार्टर में पूंजीगत व्यय का विस्तृत वितरण प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अगली क्वार्टर में 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया। याचिका संख्या 147 में DNHPDCL ने कहा, यदि उन्होंने सूचना संकलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उन्होंने सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। यह अजीब कि 1 वर्ष के बाद भी ट्रांसमिशन कंपनी को पूंजीगत व्यय की संबंधित प्रारूप और सूचना का अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। समय का अभाव हो, 1 साल हो जाने के बावजूद भी समय चाहिए, समय ही नहीं है। कहाँ है आप लोगों के पास? नुकसान दिखाने से बाहर आएंगे तो ना, मस्त मस्त खर्चे, ये मस्त ये फलाने ढूंढके वहां से बाहर आएंगे तो अपने पास टाइम रहेगा। इतने सारे नए अधिकारी, इतने GM, इतने एग्जीक्यूटिव, इतने ये फलाना ढिंका करोड़ का खर्चा करने के लिए नई एजेंसियां कंसल्टेंट रखते हो, मगर ये काम पूरा करने जानकारी देने के लिए आपके पास समय नहीं है।
डीएनएच पीडीसीएल एक सुनिश्चित समय सीमा प्रदान करने की विफल रहा, जिसके द्वारा वह प्रत्येक क्वार्टर के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण प्रदान करने की स्थिति में होगा। मैं डीएनएच पीडीसीएल से याचिका संख्या 147 में स्पष्ट और निश्चित समय सीमा प्रदान करने का आग्रह करूंगा, जिसके द्वारा वो नियमित आधार पर विवरण प्रदान करें। सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ सोलर प्लांट्स, पूंजीगत व्यय के समान ही जीआरसी ने डीएनएच डीडीपीडीसीएल को वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए सोलर प्लांट के लिए अलग से खाते तैयार करने के लिए कहा था, जिसमें कई विवरण शामिल है। हालांकि इस मामले में भी कहा गया है कि वह सोलर प्लांट के लिए अलग के खाते तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अक्षय ऊर्जा आय और व्यय की पृथक्करण के लिए एक योजना तैयार करेगा। मैं याचिका में एक खंड सीमित करने की प्रस्ताव करना चाहूंगा, जिसके तहत एक स्पष्ट समय सीमा स्थापित की जाए कि जब तक डीएनएच डीडीपीसीएल वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए सोलर प्लांट के अलग अलग खाते तैयार करने की स्थिति में होगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि डीएनएच डीडीपीडीसीएल ने अब तक नवीनीकरण ऊर्जा के पूर्तिकरण के लिए एक योजना तैयार करने की दिशा में क्या प्रगति की है, और इस योजना के एक प्रति सभी हितधारकों के साथ कब तक साझा की जा सकती है। अपने क्रिएशन ऑफ एसएलडीसी अपने 2024 के आदेश में जीआरसी ने डीएनएच डीडीपीडीसीएल को अपने मौजूदा व्यवसाय के स्टेट रोड डिस्पैच सेंटर एसएलडीसी को अलग करने का काम पूरा करने और 60 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। मौजूदा याचिका में डीएनएच डीडीपीडीसीएल ने कहा है कि एसएलडीसी आय और व्यय की भविष्य के पूर्तिकरण के लिए एक योजना तैयार करेगा, तो उसके बदले में जीआरसी को अलग से याचिका डेटा साझा करेगा। मैं याचिका में एक खंड सम्मिलित करने के प्रस्ताव करना चाहूंगा, जिसके तहत एक स्पष्ट समय सीमा स्थापित की जाए जब तक डीएनएच डीडीपीसीएल एसएलडीसी आय और व्यय की भविष्य के पूर्तिकरण के लिए योजना की एक प्रति साझा करने की स्थिति में होगा। की प्रश्न याचिका में उल्लेखित प्रमुख व्यक्तियों की पर्सन की सूची जो एनेक्स 2(1) में दी गई है, मैं 2 नाम उल्लेखित किया है जो मुंबई निवासी। हमारा बोर्ड डीएनएच डीडीपीडीसीएल और उसमें डायरेक्टर बना दिए गए हैं मुंबई के 2 व्यक्ति। डीएनएच दमनदीप में 2 नाम मैंने तो इन्वेस्टिस वाले से बात पूछा है, तो कोई है क्या? कौन? श्री हिमांशु ललित भाई ठाकुर, श्री पेंटेचिया कोलगानी, दोनों डायरेक्टर है। वो आपके भाई डीएनएस में से कोई आया है क्या आपके यहाँ? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दमनदीप में और दादरा नगर हवेली में इतने सारे इंडस्ट्रियल थे, इनको डायरेक्टर बनाने की जगह मुंबई से एक ही दिन में एक ही तारीख को अपने 2 डायरेक्टर बना दिए। इसकी वजह क्या है? क्या हमारे लोग नहीं है? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो पैसे लेकर षड्यंत्र कर भ्रष्टाचार करके तो नहीं दे रहे। इसकी मैं न्याय जांच चाहता हूँ, सीबीआई जांच चाहता हूँ। ये अजीब है। मुंबई के 2 लोगों को दादरा नगर हवेली और दमन के कहने से कॉर्पोरेशन में आप डायरेक्टर बना दो। आपके मन में आया उसको उठा के कर दो। ये आपके घर की खेती है, आप लोगों की जागीर है, आपकी बुद्धि करनी है। क्या किसी को भी मन चाहे उसको डायरेक्टर बना देंगे? मैं चाहूंगा कि डीएनएच डीडीपीसीएल की कापड़िया और प्रोग्रामिंग के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि, डीएनएच डीडीपीसीएल के साथ उनका जुड़ाव, उनका हमारे प्रति उनका योगदान, शायद उनके माँ बाप हमारे लिए स्वतंत्र सेनानी रहे हो, उन्होंने हमारे लिए लड़ा हो पुर्तगालियों से, तो हमें नहीं पता। हमें अगर आजादी दिलाई हो तो हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। अगली बार कमीशन की मीटिंग में उनको बुलाकर बैंड बाजा के साथ रथ में बिठाकर यहाँ सम्मान किया है। अन्यथा नहीं, इन दोनों नामों को तुरंत से तुरंत हटाया जाए और शामिल करने पर उनकी सीबीआई जांच हो और लोगों ने अगर भ्रष्टाचार करके लिया हो तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही। ये लीगल फीस एक समय में 2 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। धोरण पावर आने के बाद ये लीगल फीस 8 से 10 करोड़ हो गई। ये 5 करोड़ का क्या रखे थे? मेरे पास भी हमारे दोस्त हैं 5-7 लॉयर, 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ में काम कर देंगे भाई। ये काहे डालने की फीस 10-10 करोड़ रुपए का? इसका मुझे पूरा भी होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या लीगल फीस में, कौन से आपने लीगल हेड में काम किया है,
और लीगल फीस कौन सी चीजों के लिए है, कौन से एसोसिएट को आपने हायर किया था और उसकी वजह क्या थी हायर करने की, वो पूरी चीज। और एक खर्चा है DNPCL में CSR जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक और 8.43 करोड़ का खर्चा वो CSR कॉलम में देखा। अब ये पूछना चाहते हैं कहाँ का खर्चा उसमें है ही नहीं, किस चीज के लिए किया था, कोई बाइफिकेशन है ही नहीं। मैं जानना चाहूंगा इस राशि का कितना हिस्सा CSR गतिविधि में खर्च किया गया और CSR पर खर्च किया गया राशि के अब तक क्या क्या गतिविधि की गई, इन सभी गतिविधियों की सूची कहाँ उपयोग किया वो भी बताए। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या किसी संगठन के बिना किसी एजेंसी की मदद से CSR राशि खर्च करने की अनुमति है, यदि हाँ तो किस रेगुलेशन के तहत इसका विवरण साझा करें। मैं DNHPDCL में आग्रह करूंगा ये वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और दिन में सभी घंटों के दौरान समान प्रोत्साहन प्रदान करें। मैं ये भी प्रस्ताव करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र के लिए बिजली मुफ्त दी जाए, क्योंकि दामन में है यहाँ खेती और खेती का है और उस खेती में भी आप बिजली का दाम बढ़ाओगे और यहाँ को भाई साहब कह रहे थे कि बिजली के दाम में ये था तो हमने ये किया, कितना है बिजली में कि आप खेती में कितना दे रहे हो, या प्रोत्साहन देना चाहिए खेती के लिए और फ्री में बिजली देनी चाहिए खेती के लिए, खेती की बिजली के लिए फ्री दी जाए। मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रथम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए। मैं केंद्र शासित प्रदेश में कई घरेलू उपभोक्ता डोमेस्टिक कंज्यूमर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क और किफायती बनाने की मांग करता हूँ। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क पहले से ही बहुत अधिक है जो विभिन्न उपयोग पर बोझ डालता है, इसलिए मैं सस्ती भी कीमत पर उपलब्ध कराने की बात कहता हूँ। मुझे पता चला है और मुझे पता भी है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल लेबरों के लिए हम लोगों ने चौल बनाए पर एक ही मीटर उसको दिया जाए, दूसरा मीटर देते नहीं। हर हाउस को मकान को आपने जब नंबर दिया सबका नंबर है, कल से हर घर का टैक्स लिया जाता है, तो फिर सबको मीटर देने में तकलीफ क्या है, ये भी बड़ा एक बवंडर है। मैं कहना चाहता हूँ कैसे, तो जो पहला स्टेप है वहां पर बिजली के दाम कम, अगर 10 रूम है उसमें एक ही मीटर है, अगर सबका 100 यूनिट आता हो तो एक रुपये 20 पैसा 100 रुपये 50 पैसा होगा। मगर आप सोचो 10 यूनिट का 10 एक 60 कर दो तो 500 हो जाएगा, तो डायरेक्ट बिल कहाँ चला जाएगा, किसके स्लेब पे चला जाएगा। तो आप हर एक मकान को मीटर क्यों नहीं ले रहे? सर एक और हैरान करने के वाली बात, जो जीएस कमीशन की गाइडलाइन में नहीं, इलेक्ट्रिक की गाइडलाइन में नहीं, नए कनेक्शन के लिए इन्होंने नए नियम लाए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी कहां से लाएंगे और क्या जरूरत है? अगर मेरा झोपड़ा है तो मैं ऑक्यूपेंसी कहां से लाऊं? मतलब नए नए नियम लाके कंज्यूमरों को परेशान किया जाता है ताकि वो एजेंट को पैसा दे। एजेंट को पैसा दिलाने के लिए अधिकारियों की साठगांठ के लिए ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि वो गरीब लाचार लेबर 500,000 रुपया दे और उनसे कनेक्शन ले। लारी गले कैबिन उसके लिए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को क्या जरूरत है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की? मैं मान लेता हूं ये गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तुरंत निरस्त किया जाए, कम से कम डॉक्यूमेंट में लोगों को नए कनेक्शन दिया जाए। इसके अलावा ये बताना चाहता हूं कि ये चौल वादल को भी डोमेस्टिक में ही रखा जाए। मैं भी प्रस्ताव करना चाहूंगा कि वितरण ट्रांसमिशन निगमों के सभी खातों की विवरण की एक व्यापार CAG द्वारा ऑडिट की जानी चाहिए।
और मैं सभी रिपोर्टों को पिछले 4 वर्षों की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग करता हूँ। मैं ये भी मांग करता हूँ इस विषय पर श्वेत पत्र पारदर्शी तरीके से प्रकाशित श्वेत पत्र लाया जाए, ताकि लास्ट 3 साल में जो कंभाल हुए नहीं हुए, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं साथ में केंद्र सरकार टोरेंट पावर के उद्देश्य का यही उपभोक्ता को अच्छी सुविधा एवं सेवा प्राप्त करने का था। हमने ये टोरेंट पावर को इसलिए दिया था कि प्राइवेट कंपनी आएगी तो यहाँ पर सेवा सुलभ होगी और अच्छी सुविधा मिलेगी, मगर जब से टोरेंट पावर आया है हमारे दमन के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इनकी 3 साल की सेवा को देखते हुए उनकी सेवा समाप्ति की जाए और हमको दमन व दादरा नगर हवेली को टोरेंट पावर के से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद।